Hello dear students, in this lecture we are going to discuss the chapter Living World from the unit Diversity in the Living World. So, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि लिविंग वर्ल्ड यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सबसे मेन बात जो है वो क्या है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है। सबसे पहले देखिए ग्रोथ आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केस में ग्रोथ होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस, these all are the characteristics of living organisms. ग्रोथ के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर एंड मास। देखो, मास में और नंबर में जब इंक्रीज हो रहा है, दो चीजों में, मास में और दूसरा नंबर में। इंक्रीज इन मास and number of individuals is called as the growth। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये हमारे पास ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के, यानी कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ग्रोथ के। जब भी ग्रोथ होगी तो मास में इंक्रीज होगा, नंबर में इंक्रीज होगा, जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो नंबर है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, सो इंक्रीज इन मास and increase in number are the twin characteristics of growth. Next बात करते हैं सेल डिवीजन। देखो, सेल डिवीजन आपको पता है कि एक सेल है, अगर एक सेल डिवाइड करेगा तो आगे जो है और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में, if we specifically say about the multicellular organisms, multicellular organisms के केस में देखिए क्या होता है कि सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या होती है, ग्रोथ होती है उनके केस में। इन केस ऑफ multicellular organisms the growth occurs by the cell division, यानी कि सेल डिवाइड करेगा, नंबर बढ़ेगा सेल का और उससे ग्रोथ होती है। अब देखिए प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के केस में क्या होता है, डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली एंड एनिमल्स सर्टेन एज। देखिए, हमें पता है कि प्लांट्स के केस में क्या होता है, कंटिन्यूसली जो है वो डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन लगातार होता रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। लेकिन अगर हम एनिमल्स के केस में देखें तो एनिमल्स के केस में क्या होता है, जो डिविजन्स होते हैं, ठीक है, जो डिविजन्स होते हैं वो जो है वो किसी पर्टिकुलर एज तक ही होंगे। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इन केस ऑफ एनिमल्स जो ग्रोथ जो है वो किसी स्पेसिफिक एज के बाद रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑल्सो इनेबल्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। अब देखिए, अगर डिविजन्स हो रहे हैं, सेल डिविजन्स हो रहे हैं, तो इससे जो लॉस्ट सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी इससे जो है हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में अगर हम बात करें, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये ग्रो करते हैं बाय द सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय व्हाट, बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू ये ग्रो करते हैं। देखो, जब सेल डिवीजन होगा तो नंबर बढ़ेगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ को आप क्या बोल सकते हो कि ये इंक्रीज इन बॉडी मास होता है। इट इज इंक्रीज इन बॉडी मास, इंपॉर्टेंट है। नॉन लिविंग, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम नॉन लिविंग बींग्स के केस में बात करें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के केस में अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि ग्रो विद एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस। तो जो आपके नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप देखो, अगर आप बोल रहे हो कि मास बढ़ रहा है
तो वैसे मास तो नॉन लिविंग के केस में भी बढ़ जाता है, मतलब कुछ मटेरियल की एक्यूमुलेशन हो जाती है इनके सरफेस के ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर कुछ मटेरियल की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। और एक टर्म यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एक्रीशन। एक्रीशन हमारे पास क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्रीशन? एक्रीशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो नॉन लिविंग आर्टिकल्स जो होते हैं, नॉन लिविंग आर्टिकल्स इंक्रीज इन साइज, यानी कि इनका जो मास है वो बढ़ रहा है एक तरीके से, उसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब क्या हुआ कि जो नॉन लिविंग आर्टिकल्स हैं दे इंक्रीज इन साइज। अब इसकी मैं आपको इमेज एक दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ पे चेक करना, ये आपके पास माउंटेन दिखाई गई है, देखिए ये माउंटेन है। तो देखो माउंटेन के ऊपर क्या हो रहा है, कुछ सब्सटेंस का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, एक्यूमुलेशन हो जा रहा है कुछ सब्सटेंस का, देखो ये इसके ऊपर एक्यूमुलेशन हो जा रहा है माउंटेन के ऊपर। तो हालांकि वी नो कि जो माउंटेन है वो नॉन लिविंग है, माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग, लेकिन फिर भी इसके ऊपर देखो एक्यूमुलेशन हो रहा है कुछ सब्सटेंस का, तो मास तो बढ़ेगा, मास तो बढ़ेगा। सो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइप से जो ग्रोथ है, अगर हम ग्रोथ को ये क्राइटेरिया मानिए कि ये इंक्रीज इन बॉडी मास है, तो ऐसा तो नॉन लिविंग के केस में भी देखने को मिलता है। कैसे, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस, जिसको एक्रीशन बोल दिया। जैसे कि माउंटेन्स के केस में, ये सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, माउंटेन्स के केस में, बोल्डर्स के केस में एंड सैंड माउंट्स के केस में ये देखने को मिलता है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ कैन नॉट बी ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कि जो ग्रोथ होती है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग के केस में ही देखने को मिलेगी और किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई फीचर ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग के केस में ही देखने को मिलता है और किसी भी नॉन लिविंग के केस में देखने को मिल ही नहीं सकता, उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि ये तो नॉन लिविंग के केस में भी देखने को मिल रही है, तो इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये हो गया हमारा ग्रोथ के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी सिमिलर टू दैट। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, प्रोजेनी यानी कि अपनी ही तरह की, और वो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अपनी ही तरीके के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। सो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, सिर्फ जो है ओनली वन गैमेट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक गैमेट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। जबकि अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे टू गैमेट्स जो होते हैं, टू गैमेट्स आर इन्वॉल्व, टू गैमेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, क्लेमाइडोमोनास है, ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सिंगल, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, बैक्टीरिया है एंड क्लेमाइडोमोनास है। इसको आप ऐसे याद रखिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल से इसको ऐसे याद रखिए, ABC, ABC, ABC क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, A फॉर अमीबा, B फॉर बैक्टीरिया, C फॉर क्लेमाइडोमोनास। सो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ये क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं और इससे क्या करेंगे, ये अपने नंबर को बढ़ाएंगे एंड इंक्रीज इन नंबर।
एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो जब नंबर में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे ग्रोथ बोल देते हैं। सो इट इज अनक्लियर विद द यूसेज ऑफ द टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर नंबर में इंक्रीज हो रहा है इनके केस में, ठीक है, नंबर में इंक्रीज हो रहा है इनके केस में, तो तब भी हमने उसको क्या बोला, रिप्रोडक्शन बोला। और हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सो कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो आपके पास जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। नोट इट डाउन, इन सम ऑर्गेनिजम्स द रिप्रोडक्शन इज, रिप्रोडक्शन क्या होती है कुछ एक में, दैट इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ठीक है, अब वो जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनमें ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हमने जो बात की अभी, बैक्टीरिया हो गया आपका, अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, इसके केस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। एनसीईआरटी का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये होता है यूनिसेलुलर के केस में, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास के केस में। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। देखो हालांकि लिविंग है, हमने बोला कि लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। सो हालांकि कुछ एक ऑर्गेनिजम्स लिविंग होते हैं लेकिन फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसमें एग्जांपल्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कर बीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए। ये क्या है, ये हालांकि लिविंग है लेकिन फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हम डिफाइनिंग फीचर उसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम डिफाइनिंग फीचर उसको बोलते हैं कोई भी ऐसा फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिविंग के केस में ही देखने को मिलता है और सारे लिविंग के केस में देखने को मिलता है, किसी भी नॉन लिविंग के केस में देखने को मिलेगा ही नहीं और हर एक लिविंग के केस में देखने को मिलेगा। लेकिन आज हमने देखा कि रिप्रोडक्शन, हालांकि म्यूल्स जो है वो लिविंग है, स्टेराइल वर्कर बीज भी लिविंग है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स आल्सो लिविंग, लेकिन ये फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास रिप्रोडक्शन है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है दैट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हालांकि देखिए कैरेक्टरिस्टिक है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वी नो दिस वेरी वेल। ठीक है, नॉन लिविंग अगर कोई चीज है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, तभी तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक के अंडर रख रहे हैं, तभी तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, तो डिफाइनिंग फीचर ये नहीं है। नोट इट डाउन, डिफाइनिंग फीचर ये नहीं होता है लिविंग बींग्स का, क्योंकि कुछ एक लिविंग बींग्स तो ऐसी भी होते हैं जिनके केस में रिप्रोडक्शन नहीं होती है, हालांकि वो लिविंग है। सो although it is a characteristic of the living organism but it is not the defining feature of living organism. नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सबसे पहले क्या है, देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल से बने हुए होते हैं, चाहे स्मॉल केमिकल चाहे बिग केमिकल यानी कि लार्ज केमिकल। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके केमिकल से बने हुए होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, सो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म का मतलब देखिए डेफिनेशन क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी और लिविंग सिस्टम।
सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी और द लिविंग सिस्टम, उसको मेटाबॉलिज्म हम बोल देते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये दो टाइप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कट, यानी कि ये ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है लार्जर मॉलिक्यूल्स की। एनाबॉलिज्म क्या है, इसमें ये बिल्डिंग अप प्रोसेस है, तो इसमें सिंथेसिस होती है लार्जर मॉलिक्यूल्स की। जैसे देखिए यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। ये टूटेंगे तो आपको छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिलेंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। इन द सेम वे एनाबॉलिज्म में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करेंगे, तो ये एनाबॉलिज्म कहलाएगा आपके पास। तो एक आपके पास ब्रेक डाउन वाला है और एक बिल्डिंग अप वाला है। सो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, इसको मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। अब देखिए, अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग के अंदर तो मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, किसी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो केमिकल्स होते हैं जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, बायो यानी कि लिविंग, लिविंग बीइंग्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर मेड एंड चेंज टू द अदर मॉलिक्यूल्स। वो बनते हैं और अदर मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो चलते हैं, ये लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शन चलते हैं। सो इन मॉलिक्यूल्स की, इन बायोमोलिक्यूल्स की जो कन्वर्जन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल देते हैं। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है आउटसाइड द बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, आउटसाइड द बॉडी भी उसको जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे, इन विट्रो, यानी कि अंडर द लैब कंडीशन, इन सेल फ्री सिस्टम, मतलब वहां पे सेल नहीं है, सेल फ्री सिस्टम में, यानी कि टेस्ट ट्यूब में, या हम बोल सकते हैं इन विट्रो, इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशंस के अंदर जो है इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। इज नाइदर, तो यहाँ पे इस तरीके के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिनको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है लैब कंडीशंस में, वो ना तो लिविंग होते हैं ना तो नॉन लिविंग होते हैं। सो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, दैट इज द, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये अब डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग थिंग्स का, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग के अंदर ये नहीं होता है और सारी लिविंग के अंदर देखने को मिलता है। सो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है सेल से ही बना होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी है, ये भी क्या है, ये भी डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग फॉर्म्स का। अब आगे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि एनाबॉलिज्म में अगर हम बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सो कैटाबॉलिज्म के केस में अगर हम देखें तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है। सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमें पता है कि प्लांट्स अपना फूड जो है वो बनाते हैं इसके द्वारा। सो यहाँ पे ये CO2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये H2O है। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो वाटर है, ठीक है, वाटर जो है ये मिलके जो है वो ग्लूकोज यहाँ पे बना देते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। सो ग्लूकोज यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब बिल्डिंग अप है ना, बिल्डिंग अप प्रोसेस है। तो ये क्या है, ये एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। जबकि अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, एरोबिक यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ पे देखिए क्या है, C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, प्लस 6O2, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए CO2 और साथ में 6H2O, और आपको यहाँ पे वाटर जो है वो मिल रहा है, ठीक है, वाटर आपको यहाँ पे मिल रहा है साथ में। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो यहाँ पे एनर्जी आउट हो रही है, जबकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी इन थी, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे
इन है और यहाँ पे एनर्जी आउट है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो आपका टूट रहा है, वो टूट रहा है ना। तो ब्रेकडाउन वाले प्रोसेस को क्या बोला अभी हमने, कैटाबॉलिज्म। इसको तो ऐसे याद रखिए, कैटाबॉलिज्म यानी कि कट से रिलेटेड। सो ब्रेकडाउन वाला क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म कहलाता है हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सियसनेस की। सो जो कॉन्सियसनेस है इसमें अगर हम देखें तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट स्टिमुलाई फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब देखिए हम कॉन्सियसनेस को बोलेंगे, मतलब जैसे अगर हम अपनी बात करें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, सो हम जो है वो कॉन्सियस हैं सराउंडिंग्स के लिए, या हमारी एनवायरमेंट में क्या हो रहा है हमें पता लग रहा है, हम कॉन्सियस हैं किसी भी टाइप के स्टिमुलस के लिए। जैसे कि चाहे फिजिकल स्टिमुलस है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में जो है वो बताया गया, इस इमेज को ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गैस के ऊपर जो है यहाँ पे ये फ्राई पैन रखा है, ठीक है। सो ये बहुत गर्म हो गया, तो एकदम से अगर मान लीजिए आपने इसके ऊपर हाथ रख दिया तो आप क्या करोगे, ये देखो दूसरी वाली इमेज में देखो, इस तरीके से आप अपना हैंड वहां से हटा दोगे, इस तरीके से आप अपना हैंड वहां से हटा दोगे। सो ये क्या है, ये एक तरीके से आपकी कॉन्सियसनेस ही है, ठीक है, मतलब आप अवेयर हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये फिजिकल स्टिमुलस है, ये यहाँ पे क्या है, फिजिकल स्टिमुलस है, यानी कि बाहर से कोई स्टिमुलस यहाँ पे मिला है, ठीक है, बाहर से स्टिमुलस मिला कि हाँ जी ये गर्म हुआ, तो आपको, आप अपनी सराउंडिंग्स के लिए अवेयर हो, तो आपने क्या किया, यहाँ से अपना हाथ हटा दिया एकदम से, मतलब तो एक तरीके से ये जो हाथ है ये खुद ही यहाँ से हट जाएगा अंडर द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, ब्रेन को सिग्नल जाता है। सो तभी आप यहाँ से अपना हाथ हटाते हो, क्योंकि एक तरीके से ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो होता है। सो ये फिजिकल स्टिमुलस में, जैसे कि केमिकल स्टिमुलस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकते हैं, हम उनके लिए क्या है, हम उनके लिए पूरे तरीके से जो है अवेयर होते हैं, वी आर अवेयर ऑफ दिस, क्लियर है। अब देखिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेंस करते हैं, कैसे, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू ही करते हैं। सो प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें, तो प्लांट्स के केस में जैसे कि लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, या फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स यानी कि जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स भी जो है वो कॉन्शियस होते हैं उन सारी चीजों के लिए, ठीक है, यानी कि प्लांट्स भी हमारे पास जो है वो क्या है, लिविंग है, प्लांट्स भी क्या है, लिविंग है। सो जैसे लाइट अगर प्लांट्स को ठीक ठाक नहीं मिल रही है, ठीक है, कई बार पानी अगर ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, तो जैसे आपको यहाँ पे प्लांट दिखाया गया है, ठीक है, कई बार देखो जो लीफ है वो प्रॉपर है, यहाँ पे लीफ प्रॉपर नहीं है, तो ये सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये इन सारी चीजों के लिए डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब फोटो पीरियड क्या होता है, जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड इन्फ्लुएंस करता है रिप्रोडक्शन को। फोटो पीरियड जो है इन्फ्लुएंस, फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड, ठीक है, जैसे सनलाइट जो है प्लांट्स को मिल रही है, सो फोटो पीरियड, सो फोटो पीरियड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है रिप्रोडक्शन को। इसमें बहुत सारी सीजनल ब्रीडर्स में, बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स में, मतलब जो कि सीजन के हिसाब से ब्रीडिंग करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स, उनके केस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि जो फोटो पीरियड है वो इन्फ्लुएंस करता है रिप्रोडक्शन, लेकिन किसके केस में, तो आप बोलोगे सीजनल ब्रीडर्स के केस में, ठीक है। अब वो जो सीजनल ब्रीडर्स हैं उनमें प्लांट्स हो सकते हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं। जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। देखिए हम जो है अपने बारे में अवेयर हैं, वी आर ह्यूमंस, हम अपने बारे में अवेयर हैं। सो ह्यूमंस क्या है, ये अपने बारे में अवेयर होते हैं, तो इसी को हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल देते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल देते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी है। सो जो कॉन्शियसनेस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखिए कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्शियस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि कोई टेबल है, कोई चेयर है, वो अपने बारे में कॉन्शियस होगा, नो, दैट इज नॉट कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ। सो कॉन्शियसनेस को आप बोल सकते हो कि हाँ जी ये क्या है, दैट इज द लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ द
that is the living property, or you can say that is the defining property of the living organism. living organisms की ये defining property है, क्योंकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है और किसी भी नॉन लिविंग के केस में कॉन्शियसनेस नहीं देखने को मिलती है। किसी भी नॉन लिविंग के केस में कॉन्शियसनेस नहीं देखने को मिलती है। सो इसीलिए आप बोल सकते हो, देखो अब डिफाइनिंग फीचर्स जो है वो क्या क्या हो गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। सबसे पहला हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म। दूसरा जो हमने डिस्कस किया दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज योर कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस। सो ये सारी के सारे क्या हैं? these all are the defining features of the living organisms: metabolism, cellular organization, क्योंकि हमने बात की कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से ही बने हुए होते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा, कॉन्शियसनेस हो गया, ये सारी की सारी क्या है? दीज ऑल आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, एक टेबल है, सारी बातें यहाँ से हम समराइज कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो देखिए, जैसे ग्रोथ है आपके पास, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। देखो कोई भी जो है वो चीज अलाइव है यानी कि जिंदा है, तो मतलब उसमें ग्रोथ जरूर होगी, ठीक है। रिप्रोडक्शन जरूर होगी और रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा हेरिडिटी ऑफ ट्रेड्स, हेरिडिटी क्या होता है? दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ characters from parents to offsprings, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोल देते हैं कि जो करेक्टर्स हैं उनकी ट्रांसमिशन हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। सो अगर कोई चीज अलाइव है तो वहां पे हेरिडिटी भी एक इम्पोर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग बीइंग है तो वहां पे अगर वो अलाइव है तो वहां पे होम्योस्टेसिस देखने को मिलता है, ठीक है। होम्यो का मतलब स्टेबल से रिलेटेड, सो स्टेबल इनर कंडीशंस दैट इज होम्योस्टेसिस, ठीक है। जैसे हमारे इनसाइड जो है वो कांस्टेंट जो एनवायरनमेंट जो है वो बना रहे, या हम बोल सकते हैं कि स्टेबल इनर कंडीशंस अगर रहेंगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम होम्योस्टेसिस के अंडर ले लेते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, दैट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी, और इसके दो टाइप्स देखे, एक देखा हमने एनाबॉलिज्म, एक देखा कैटाबॉलिज्म। इसके अलावा बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अलाइव अगर कोई है तो वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट के लिए जो रिस्पॉन्स है वो भी जो है वो सिर्फ कौन शो करेंगे? जो आपके पास लिविंग है सिर्फ वो ही जो है वो शो करेंगे। सो रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, ये भी जो है अगर कोई चीज लिविंग है, अलाइव है, तो वहां पे ही देखने को मिलेगा। सो इस लेक्चर में हमने देखिए क्या क्या डिस्कस किया है, थोड़ा सा हम इसको समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ग्रोथ के बारे में देखा। ग्रोथ की जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको इस इमेज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो दिखाए गए हैं। देखिए डाइवर्सिटी जो है वो, अगर हम लिविंग बीइंग्स में बात करें तो हमारे अर्थ में जो है वो मतलब डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वैरायटी
के जो लिविंग बींग्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बटरफ्लाई है, फ्रॉग है। सो इस तरीके से जैसे प्लांट्स है वो लिविंग है, ठीक है, फिश है। सो इस तरीके से बर्ड्स हैं। तो मतलब एक ग्रेट डाइवर्सिटी इज सीन। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज कॉन्सियसनेस के बारे में डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो मिल रहा है, एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर कॉन्सियसनेस के बारे में हमने देखा एंड देन इस फ्लो चार्ट से हमने सारी बात सम अप की। आई होप you liked this lecture. Thank you so much.